वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, अभी तक हमने मैक्रोइकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम से रिलेटेड बात करी, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन किया जिन चीज़ों का नेशनल इनकम में यूज़ होता है, ठीक है। और सेकंड पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। दिस इज द थर्ड पार्ट for national income method, and this is the third method that we are going to discuss today, that is value added method. वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और भी अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। कई बार अगर आपको सारे नाम ना भी पता हो तो जो एग्जाम के अंदर आपको वो दिया हुआ होगा, आइटम्स दे रखे होंगे कैलकुलेशन के लिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी मेथड की बात हो रही है। ओके, तो दूसरी बात आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जब हम आउटपुट मेथड के बारे में बात करें तो आपको यहीं से क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि इसमें हम सीधा प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर, जब हम इससे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक रिमेनिंग नहीं है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू होता है आपका सेल्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स। कई बार आपको सेल्स की वैल्यू गिवन होगी, कई बार आपको आउटपुट और प्राइस गिवन होगा, ठीक है। अगर आउटपुट और प्राइस गिवन होगा तो आप उसको प्राइस इंटू क्वांटिटी करके सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक बचा हुआ है, जो स्टॉक बच गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो करंट ईयर में स्टॉक प्रोड्यूस किया, करंट ईयर में जो स्टॉक प्रोड्यूस किया वो पूरा इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है बात ये? तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे। चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्री या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये दोनों चीजों को आप ऐड करेंगे, आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। स्पेसिफिकली याद रखना, सेल्स की या तो वैल्यू गिवन होगी या फिर आपको प्राइस एंड क्वांटिटी गिवन होगी। क्लियर है बात ये? अब इसके बाद दूसरा स्टेप होता है, इसमें हमें वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना होता है। तो हम उसको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि वी आर टेकिंग द सेल्स, तो यहां पे सीधा मार्केट प्राइस पे निकलता ही, और इसी को ही हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये हमारा कैलकुलेट होकर आता है। कैसे? हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कई बार आपको इसको इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम से भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो आप यहां से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर देंगे, इंटरमीडिएट कॉस्ट लिखा होगा वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल आएगा। ये मेथड एक्चुअल में तो सबसे इजी मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। आपको ध्यान क्या रखना है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको जो आइटम्स दे रखी हैं, जैसे सेल्स है, अगर आपको सिर्फ सेल्स लिखा है, राइट, कौन सी फर्म ने सेल्स करी, कौन से सेक्टर को सेल करी, ये सब नहीं लिखा हुआ। क्लियर है मेरी बात? तो उस केस में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस सेल्स में इंक्लूडेड है पहले से, आपको एक्सपोर्ट्स को अलग से ऐड नहीं करना है। याद रहेगी बात ये, टोटल सेल्स है वो। लेकिन अगर आपको ये दिया हुआ है कि सेल्स जो है वो कौन से सेक्टर्स को हुई अलग अलग, ओके, जैसे गवर्नमेंट को सेल्स करी, हाउस होल्ड को सेल्स करी, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर फर्म को एक फर्म ने दूसरी फर्म ने माल बेचा, तो वो सबको ऐड करेंगे, तो एक्सपोर्ट्स को भी ऐड करेंगे। आपको उससे पता लग जाएगा वो क्वेश्चन देख करके कि उसमें एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड है या नहीं है। क्लियर है बात ये? ठीक है, अगर अलग अलग सेक्टर की सेल्स रखी है तो आपको एक्सपोर्ट्स को भी अलग से ऐड करना पड़ेगा, सो दैट यू विल बी एबल टू फाइंड टोटल सेल्स। क्लियर है बात ये? इन द सेम मैनर आपको परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ होता है। परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ होता है, तो परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल किससे किया ये नहीं दिया हुआ, कौन से सेक्टर से दिया परचेज किया ये नहीं दिया हुआ, तो आपको क्या गिवन है? सिर्फ परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या गिवन है? परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसका मतलब वो टोटल परचेजेज है, आपको उसमें कुछ और अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू इंक्लूड एनीथिंग एल्स इन दैट। ओके, मेरे कहने का ये सीधा सीधा मतलब है कि आप ये समझ लीजिए उसमें इंपोर्ट्स इंक्लूडेड हैं।
अगर सिर्फ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल या परचेजेस लिखा हुआ है और ये नहीं बताया किससे खरीदा, लेकिन अगर अलग अलग सेक्टर की से परचेजेस दे रखी है, अलग अलग सेक्टर से परचेजेस दे रखी है, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए आपको फिर सभी सेक्टर से किए हुए परचेज को ऐड करना पड़ेगा और इंपोर्ट्स को भी ऐड करना पड़ेगा, तब आपको टोटल परचेजेस मिलेगी। क्लियर है? ध्यान देने की बात ये, वो इंटरमीडिएट कॉस्ट है, आप उसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा, जिसको हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। राइट? तो जो हमारा सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको पहले वो समझाया था, इनफैक्ट फर्स्ट पार्ट में, कि हमने कहां से कहां जाने के लिए हमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, दैट वी हैड एक्सप्लेन इन द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें हम ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो अब यहाँ पे जब जीडीपी आपके पास निकल आया तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको गिवन होता है, 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, एक इकोनॉमी का जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर है उसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। वन इज, फर्स्ट वन क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर, एंड द थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर। कई बार आपको तीनों सेक्टर्स का अलग अलग सेल्स दे रखी होती हैं और तीनों सेक्टर्स का ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन अलग अलग दिया हुआ होता है। तो हम लोग कैलकुलेट करें नेशनल लेवल पे, तो आपको तीनों सेक्टर्स के वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐड करना होगा, तो आपको पूरी इकोनॉमी का वैल्यू ऑफ आउटपुट मिलेगा। फिर तीनों सेक्टर्स के इंटरमीडिएट कॉस्ट अगर अलग अलग दे रखी है तो उनको आप ऐड करेंगे, तो आपको पूरी इकोनॉमी का वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन मिलेगा। क्लियर है बात ये? ठीक है, और फिर आप जो है इकोनॉमी का जीडीपी निकालेंगे। कई बार आपको फर्म्स को लेकर के सेल्स दे रखी होती हैं, जैसे फर्म ए ने फर्म बी को कितनी वैल्यू का प्रोडक्ट बेचा, फर्म बी ने फर्म सी को कितनी वैल्यू का प्रोडक्ट बेचा। देखो क्वेश्चन बहुत आसान होता है वो, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है उसमें कि कौन सी फर्म किसको कितना माल बेच रही है। ओके, मेरी बात समझ में आ गई? और कई बार ऐसा भी होता है इन क्वेश्चंस में कि आपको पहले फर्म का दिया हुआ है, तो आपको बोला जाएगा कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म सी। सपोज 3 फर्म्स का दिया हुआ आपको डेटा, तो तीनों फर्म्स का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का तरीका यही है। ठीक है, फर्म की सेल्स प्लस फर्म का चेंज इन स्टॉक, तो हमें क्या मिलेगा, फर्म का वैल्यू ऑफ आउटपुट, चाहे वो फर्म ए का हो, चाहे फर्म बी का हो, चाहे फर्म सी का हो। फिर जैसे फर्म ए ने किस किस से माल परचेज किया है, वो हो गया उसका वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्म ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा वैल्यू एडेड। ऐसे ही फर्म बी का निकालेंगे, फर्म बी की जो सेल्स है, किस किस को फर्म बी ने माल बेचा, ठीक है, और उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना किस किस से फर्म बी ने माल परचेज किया। इन द सेम मैनर फर्म सी का भी आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद बोला जाता है कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। तो जो तीनों फर्म्स का आपने वैल्यू एडेड निकाला है, तीनों फर्म्स का जो आपने वैल्यू एडेड निकाला है, आप उसको ऐड कर दीजिए, तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस में ये एज्यूम किया जाता है या दिया भी होता है कई बार क्वेश्चन में कि देयर आर ओनली 3 फर्म्स इन द इकोनॉमी। एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में दिया हुआ होता है जनरली। हाइपोथेटिकल मतलब हमने अपनी मर्जी से मानी हुई इकोनॉमी, जो हमने सोच लिया कि हम चलो भाई एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसको। समझ गए बात ये? तो आपको इस तरीके से वैल्यू एडेड मेथड में आप ये कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, अब वैल्यू एडेड मेथड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है आपका प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है वो जो फेस की जाती है वो इसी मेथड में जनरली फेस करनी पड़ती है। व्हाई? क्योंकि एक फर्म का जो फाइनल आउटपुट है, एक फर्म का जो फाइनल आउटपुट है वो किसी दूसरी फर्म का इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो सकता है। जैसे हमने लिया एक आटा चक्की का एग्जांपल, फ्लोर मिल, राइट। एक आटा चक्की का अगर हम एग्जांपल लें फ्लोर मिल का, जनरली बहुत सारी बुक्स में यही दिया हुआ होता है आपको, फ्लोर मिल। अब फ्लोर मिल ने फार्मर से वीट परचेज किया, फ्लोर मिल ने फार्मर से वीट परचेज किया, तो फार्मर के लिए वीट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन फ्लोर मिल के लिए वो वीट जो है वो इंटरमीडिएट कॉस्ट का पार्ट हो गया। वो उसको पहले फ्लोर में कन्वर्ट करेगा और फ्लोर में कन्वर्ट करके उसको आगे सोल्ड आउट करेगा। ठीक है,
तो फ्लोर जो है वो फ्लोर मिल ऑनर के लिए क्या हुआ, फाइनल, फ्लोर मिल ऑनर के लिए इंटरमीडिएट कैसे होगा, फ्लोर क्या, उसके लिए तो फाइनल प्रोडक्ट हुआ ना, जो उस फ्लोर को यूज करके कुछ और बनाएगा उसके लिए वो फ्लोर इंटरमीडिएट होगा। लाइक सपोज आर्यन, आप जो है वो जो है आप बेकरी ऑनर है, आप अगर आप बेकरी ऑनर हैं तो बेकरी ऑनर है, आपने उस फ्लोर मिल ऑनर से फ्लोर परचेज किया है, तो फ्लोर मिल ऑनर के लिए फ्लोर जो है वो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, लेकिन आपके लिए वो फ्लोर इंटरमीडिएट है। क्लियर है बात ये? तो आप क्या करोगे, आपने उससे बिस्किट्स बना करके शॉपकीपर को बेचा। अब आपके लिए बिस्किट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन शॉपकीपर के लिए वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि शॉपकीपर जब उस बिस्किट्स को जो है वो फाइनल कंज्यूमर को बेचेगा, एंड यूजर को बेचेगा, तो वो उसमें वैल्यू ऐड करके बेचेगा। ठीक है, वो उसको वैल्यू ऐड करके बेचेगा, तो ये इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो इस जो प्रॉब्लम और डबल काउंटिंग है, इसको अवॉइड करने के दो तरीके हैं। ठीक है, इसको अवॉइड करने के दो तरीके हैं, या तो हम सीधा फाइनल आउटपुट की वैल्यू को लें, इसको हम फाइनल आउटपुट की वैल्यू को लें। जैसे फाइनल आउटपुट की वैल्यू हो गई, आप हैं, ठीक है, आपने शॉपकीपर को बेचा, शॉपकीपर ने वो सारे बिस्किट्स सपोज 600 रुपीज के बेच दिए कस्टमर्स को। अब कस्टमर्स ने उन बिस्किट्स को खुद ही कंज्यूम करना है, ये हमने मान लिया, अब आगे वो उसको फर्दर किसी को सोल्ड आउट नहीं कर रहे। क्लियर बात ये? तो ये जो टोटल होगा, ये जो 600 रुपीज का आपने बेचा, मतलब शॉपकीपर ने बेचा, वो 600 रुपीज के फाइनल आउटपुट की वैल्यू हो गई। क्लियर है? या फिर हर एक स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, हम उसको ऐड कर लें। हर एक स्टेज पे वैल्यू एडिशन, जैसे हम ये मान लेते हैं कि फार्मर का वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 है, उसने 100 रुपए का व्हीट फ्लोर मिल ऑनर को बेचा, फ्लोर मिल ऑनर ने उस व्हीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया, और फ्लोर में कन्वर्ट करके उसने उस व्हीट को उस फ्लोर को उसने बेकरी ऑनर को बेच दिया, बेकरी ऑनर को उसने 300 रुपए का बेच दिया। ठीक है, तो उसने कितने रुपए का वैल्यू एडिशन किया, 200 रुपए का। 100 रुपए का वैल्यू एडिशन फार्मर ने किया, 200 रुपए का वैल्यू एडिशन किसने किया, फ्लोर मिल ऑनर ने। ठीक है, उसके बाद जो बेकरी ऑनर है, बेकरी ऑनर ने उसको बिस्किट्स में कन्वर्ट किया, और उसको 500 रुपए का उसने बिस्किट्स को किसको बेच दिया, शॉपकीपर को। ठीक है, तो अब उसने 200 रुपए का वैल्यू एडिशन उसने कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद वो 500 रुपए के जो बिस्किट से शॉपकीपर ने वो एंड यूजर कंज्यूमर को बेच दिया 600 रुपए में। तो 100 रुपए का वैल्यू एडिशन किसने किया, 100 रुपए का वैल्यू एडिशन शॉपकीपर ने किया। तो इस तरीके से या तो हम सीधा 600 रुपए की वैल्यू को ले लें, या फिर हम वैल्यू एडिट मेथड को यूज करें एट एवरी स्टेज। जैसे 100 रुपए प्लस 200 रुपए जो फ्लोर मिल ऑनर ने ऐड किया, फिर प्लस 200 रुपए जो बेकरी ऑनर ने ऐड किया, प्लस 100 रुपए जो शॉपकीपर ने ऐड किया, ऐसे टोटल करके आपको 600 रुपए उसकी वैल्यू मिल जाती है। क्लियर है बात ये? तो आपने इस मेथड में यही बातें ध्यान रखनी है, और इस मेथड में कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई चीज इसमें अलग से नहीं है। याद रहेगी बात ये? ठीक है, तो ये आपके तीनों मेथड फिनिश हुए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान से इनके न्यूमेरिकल्स करिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।